हेलो फ्रेंड्स, फाइनली बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड्स। यहाँ पर डोमिसाइल लागू हुआ है या फिर नहीं, एज में कितनी छूट मिली है, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस यहाँ पर क्या रखा है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों में ही यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। सीटेट जनवरी वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, एस्टेट अपीयरिंग की हम बात करेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप सीधा ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारी डिटेल जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने दिया है कि कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 इन सभी में यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बताते हुए चलूँगी आपको। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में हो सकता है, यानी कि अगर बच्चे ज़्यादा होंगे फॉर्म फिल करने वाले तो फिर आपकी परीक्षा 1 से ज़्यादा दिन में भी करवाई जा सकती है। आपको बिहार में 2-3 दिन रुकना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चरणों में होगी तो यही होगा। नेक्स्ट है, इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के अपीयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया गया है। एस्टेट का पेपर मार्च में होने वाला है वो तो यहाँ पर अब एलिजिबल नहीं है, बट जो सीटेट जनवरी वाले कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि कल उनकी आंसर की आ चुकी है और रिजल्ट भी कुछ 10 दिन बाद उनको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आंसर की के बाद 10 दिन के अंदर सीटेट का रिजल्ट आ जाता है। तो सीटेट जनवरी वाले कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी है भारत का नागरिक हो, मीन्स जो आपका डोमिसाइल है ना वो यहाँ पर लागू नहीं हुआ है। ठीक है, डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, इसलिए लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और देखिए जो इम्पोर्टेंट है, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहुत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, जो आपका सीटेट होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ आप समझ जाएंगे, अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका या तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए या बीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका या तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए या फिर बीटेट पेपर 2। नेक्स्ट है, माध्यमिक विद्यालय यानी कि 9 से 10 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और साथ ही अगर आप 11-12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी है, अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, सीटेट के लिए दिया हुआ है, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक लाने होंगे, यानी कि सीटेट में जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स होने चाहिए। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक चाहिए, यानी कि 82 नंबर पर वो पास हैं सीटेट में। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। 50% यानी कि 75 नंबर उनके होने चाहिए। ठीक है, ये जो है ना बिहार के कैंडिडेट के लिए है जो रिलैक्सेशन मिला है सीटेट में। बट अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके 90 मार्क्स होने चाहिए सीटेट में, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, चाहे आप अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हों या फिर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हों। सीटेट में आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 1 to 5 के लिए इन्होंने दिया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। देखिए 1 to 5 के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डीएलएड होगा। ठीक है, बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। और यहाँ पर देखिए 4 वर्षीय बीएलएड भी यहाँ पर शामिल हैं, बट हाँ बीएलएड यहाँ पर शामिल हैं और डीएलएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बट बीएड वाले 1 to 5 में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताते हुए चलूँगी, ये है, देखिए यहाँ पर एनआईओएस, जो 2 साल का एनआईओएस होता है ना, 18 महीने का, वो यहाँ पर मान्य नहीं है। ठीक है, अगर आप एनआईओएस डीएलएड वाले हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे ही 6 to 8 के लिए देखिए इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है कि आपके पास स्नातक होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन आपने किया हो। और सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिए, गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक के लिए है और सामाजिक विषय है और भाषा अध्यापक, इनके लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं। ठीक है, अभी डिटेल में मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी दिखाऊंगी। आप अपना सब्जेक्ट यहाँ से देख लीजिएगा, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और भाषा हिंदी, इंग्लिश कुछ भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है,
और ये एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर दी है ना, ये सब तो मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ। और देखिए NIOS DLED यहाँ पर मान्य नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए 9 से 10 और 6 से 10 यहाँ पर इसके लिए भी है 50% अंक आपके होने चाहिए, आपने स्नातक किया होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 6 to 8, 9, 10 के लिए BEd कैंडिडेट एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अगर आपने BEd किया है तो 6 to 8, 9, 10 में आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें लिखी हैं, देख लीजिएगा। BSc एड 4 वर्षीय उपाधि ये भी यहाँ पर एलिजिबल है, BA एड भी यहाँ पर एलिजिबल है। और ये जो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, अपने टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और खुद से भी इसको आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। अब हम देखने वाले हैं 11, 12 के लिए। ठीक है, और डोमिसाइल यहाँ पर लागू नहीं हुआ है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए 9, 10 में जो सब्जेक्ट है ना, आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा अपना, इनमें से आपने कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, इनमें से कोई 2 विषय आपके स्नातक में पढ़े हुए होने चाहिए, तभी आप यहाँ फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही साइंस के लिए अगर आप भरना चाहते हैं तो आपने स्नातक में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, तो जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, आगे डिटेल में दिया है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ठीक है, डिटेल वाला भी डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान के लिए भी दिया हुआ है, भाषा से संबंधित भी दिया है। और यहाँ पर देख लेते हैं एक बार 11, 12 की एलिजिबिलिटी। तो 11, 12 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए स्नातकोत्तर में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जब आपका होगा तभी आप 11, 12 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और BEd आपने किया होना चाहिए। 1 to 5 में DLED एलिजिबल हैं और 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए यहाँ पर BEd चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर ये सब्जेक्ट वाइज दिया है, अगर आप चाहें तो इन्हें खुद से भी रीड कर सकते हैं। जो मेन एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में NCT के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो NCT के द्वारा ये जो है फिर फाइनलाइज किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर आयु सीमा, जो सबसे बड़ा डाउट था आपका एज रिलैक्सेशन वाला, तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए। सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि आपकी 1/8/2023 होगी, यानी कि यहाँ से आपकी एज काउंट करी जाएगी। और यहाँ पर देखिए कितनी एज मांगी है। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक 1 से 5 एवं शिक्षा विभाग के मध्य 6 से 8 के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 1 to 5 में या 6 to 8 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप 9th, 10th और 11, 12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज कम से कम 21 ईयर होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम है ये। अब देखते हैं मैक्सिमम कितना चाहिए। अनारक्षित पुरुष के लिए 37 ईयर मैक्सिमम है। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला एवं अनारक्षित जो महिलाएं हैं उनको 40 वर्ष। ठीक है, मैक्सिमम। और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 ईयर, ये मैक्सिमम है। ठीक है, और वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 ईयर मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपको एज का क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया है। अगर आप अनारक्षित हैं, आपको कोई आरक्षण नहीं है और मेल कैंडिडेट है तो मैक्सिमम 37 साल आपकी एज रखी गई है। और यदि आप अनारक्षित महिला हैं तो आपकी मैक्सिमम 40 साल होगी। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिलाओं की भी 40 वर्ष होगी। और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिलाओं की 42 ईयर होगी। आई होप आप लोगों का यहाँ से एज वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये एज आपकी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 अटैम्प्ट्स वाली बात इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि आपको सिर्फ 3 ही अटैम्प्ट्स दिए जाएंगे, 3 बार आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। बट ये चीज़ इन्होंने हटा देनी चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, अभी इन्होंने यही बोला है कि 3 अटैम्प्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप उसमें पास हो गए किसी एक अटैम्प्ट में तो ठीक है, अदरवाइज चौथी बार आपको एग्जाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख लीजिए चयन प्रक्रिया, यानी कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो कैसा होगा। यहाँ पर पूरा एग्जाम पैटर्न इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है आपका 1 to 5 के लिए है। ठीक है, 1 to 5 के लिए क्या होगा,
भाषा अर्हता और सामान्य अध्ययन वही आपका लैंग्वेज वाला पेपर होगा और जीएस होगा। ठीक है, लैंग्वेज देखिए पेपर आपका एक ही होगा 150 मार्क्स का, बट वो 2 भागों में डिवाइडेड होगा। पहला भाग आपका 30 नंबर का होगा जिसमें आपसे भाषा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और भाग 2 जो होगा वो 120 नंबर का होगा जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा और कुल 150 नंबर का ही होगा। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का पेपर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिए यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि 2 भागों में होगा, भाग 1 भाग 2। भाग 1 में आपकी भाषा आएगी, अंग्रेजी तो सभी के लिए मैंडेटरी है, और हिंदी उर्दू बांग्ला में से कोई एक लैंग्वेज आपने चूज़ करनी होगी। और इस भाषा वाला जो पार्ट है ना, इसको आपने जस्ट क्वालिफाई करना है। ठीक है, 30% अंक लाने होंगे, यानी कि 30 नंबर का पेपर है तो आपको 9 नंबर लाने होंगे। अगर आप 9 नंबर नहीं लाते हैं तो आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। आपके 9 नंबर मिनिमम आने ही चाहिए, तभी आप मेरिट में काउंट होंगे। ठीक है, और जो पार्ट 2 होगा उसमें आपका सामान्य अध्ययन में प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सब आएगा आपका जो भाग 2 होगा सामान्य अध्ययन 120 नंबर का। ठीक है, ये 1 to 5 के लिए है। और क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे ये भी इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आपने फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा पेपर बनेगा, साफ साफ लिखा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए 6 to 8 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। 6 to 8 में भी सेम है, आपका 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 150 अंकों का ही होगा। इसमें आपका क्या होगा, देखिए 3 भाग, पेपर एक ही होगा 150 नंबर का, बट वो 3 भागों में डिवाइडेड होगा। पहला भाग 30 नंबर का वही भाषा वाला होगा, दूसरा भाग 40 नंबर का जीएस वाला होगा, और भाग 3 80 नंबर का, उसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाएगा। आप जिस भी सब्जेक्ट से भरेंगे, ठीक है, जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा होगा वही चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी वही है, भाषा में पास करने के लिए आपको 9 नंबर लाने होंगे, यानी कि 30% अंक, वो जो क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप उसे पास नहीं करते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। और भाग 2 सामान्य अध्ययन वही सब आएगा। ठीक है, और भाग 3 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है या तो मैथ साइंस होगा, या एसएसटी होगा, या हिंदी उर्दू संस्कृत अंग्रेजी, आपने जिस भी सब्जेक्ट से भरा होगा उसके 80 नंबर आएंगे। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय चयन करने वाले अभ्यर्थी, ध्यान से सुनिए, इसमें ना पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। अगर आप सामाजिक विज्ञान से भरने वाले हैं 6 to 8 में तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सेक्शन 1 में इतिहास विषय ले लिया है तो सेक्शन 2 में या तो आपको भूगोल लेना होगा, या तो अर्थशास्त्र लेना होगा, या तो राजनीति शास्त्र लेना होगा। ठीक है, और देखिए सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन कर सकते हैं, तो अगर आप सेक्शन 1 में भूगोल ले लेते हैं तब क्या करेंगे, आप सेक्शन 2 में या तो अर्थशास्त्र लेंगे या तो राजनीति शास्त्र में से एक लेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है एसएसटी वाले स्टूडेंट्स के साथ। फॉर्म फिल करते हुए ध्यान रखिएगा ये चीज़, वैसे बाद में मैं आपको बता भी दूंगी और डिटेल से। और देखिए सारा पेपर आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी से ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर 9-10 के लिए दिया हुआ है, 9-10 की एलिजिबिलिटी नहीं, एग्जाम पैटर्न सेम है। 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चन रहेंगे। भाग 1 30 भाषा क्वालिफाइंग नेचर का, भाग 2 में 40 नंबर का जीएस, भाग 3 में 80 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वही सारी चीज़ें हैं। भाषा क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको 9 नंबर लाने होंगे, पास माने जाएंगे। और सामान्य अध्ययन में वही सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, 40 नंबर का जीएस जो है। और भाग 3 में आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप लेंगे। ठीक है, हिंदी बांग्ला उर्दू संस्कृत अरबी फारसी अंग्रेजी विज्ञान गणित ललित कला नृत्य शारीरिक शिक्षा मैथिली संगीत सामाजिक विज्ञान, इतने सारे सब्जेक्ट हैं 9-10 में। आप इसमें से जिसके लिए भी भरेंगे उसके 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक हो गया, आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और सेम वही चीज़ें लिखी हैं एसएसटी वालों के लिए। सेक्शन 1 में इतिहास विषय अगर लेते हैं तो सेक्शन 2 में आप इनमें से कोई एक चूज़ करेंगे, और सेक्शन 1 में अगर आप भूगोल ले लेते हैं तो सेक्शन 2 में आप अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में से कोई एक चूज़ करेंगे। और क्वेश्चन पेपर हमारा एससीईआरटी एनसीईआरटी से ही बनेगा, साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम 11-12 की बात कर लेते हैं। तो 11-12 की देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न सेम है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे का टाइम है। भाग 1 आपका 30 नंबर का भाषा, भाग 2 में 40 का जीएस, भाग 3 में 80 का सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, सेम है। भाषा में आपको भाषा अर्हता जो होगी उसको क्वालिफाई करना है ओनली, 30 में से 9 नंबर लाने हैं, तभी आप आगे के लिए मेरिट में देखे जाएंगे। और भाग 2 में आपका जीएस आएगा, जीएस में वही सब आएगा जो सारी क्लासेस में आ रहा है। ठीक है, ऊपर अभी जो हमने देखा। और भाग 3 आपका जो है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, 80 क्वेश्चन इसके आएंगे। और भाग 3 में देखिए हिंदी उर्दू अंग्रेजी संस्कृत बांग्ला मैथिली मगही अरबी फारसी भोजपुरी पाली प्राकृत गणित
भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, संगीत और उद्यमिता। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। आपने जिससे भी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट से आप भर दीजिएगा और उसके 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है SCERT NCERT बेस्ड ही होगा, यानी कि आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, किसी भी क्लास के लिए, क्वेश्चन पेपर आपका NCERT और SCERT बेस्ड ही रहने वाला है। और यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ दिया भी है, भाषा अर्हता भाग 1 जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और बाकी देखिए यहाँ पर लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस, गोले भरने वाले, ऑफलाइन पेपर होगा, नो नेगेटिव मार्किंग। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इतना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो आप पास नहीं होंगे, आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। देखिए इन्होंने क्या कहा है, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% अंक लाना होगा, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 32% अंक न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे। साफ साफ लिख दिया है, आपको मिनिमम इतने नंबर लाने ही हैं, तब आप मेरिट में देखे जाएंगे और बच्चों के साथ। अगर आप इतना भी नहीं लाते हैं तो आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे, सीधा सीधा लिख दिया, परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए मेधा सूची जो आपकी मेरिट बनेगी वो किस बेस पर बनेगी, मेरिट आपकी सिर्फ भाग 2 और भाग 3 को देखकर बनाई जाएगी। जो भाषा वाला पेपर है ना, भाग 1 भाषा अर्हता क्वालिफाइंग नेचर का, उसको देखकर आपकी मेरिट नहीं बनने वाली है, वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। भाग 2 और भाग 3 से आपकी मेरिट उठेगी। और यहाँ पर भी अगर किसी के नंबर समान हो जाते हैं तो फिर उसके भाग 3 के नंबर देखे जाएंगे, और अगर भाग 3 में भी उसके मार्क्स सेम हो गए तो फिर भाषा अर्हता के नंबर देखे जाएंगे, और अगर उनके भाषा अर्हता के नंबर भी सेम हो गए तो लास्ट उस कंडीशन में आपकी DOB यानी कि उम्र देखी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देवनागरी लिपि में जिसका नाम सबसे पहले आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दी है। और जो जो इम्पोर्टेंट है मैं बताते हुए चलती हूँ। यहाँ पर देखिए साक्षात्कार आपका नहीं होने वाला है, यानी कि नो इंटरव्यू आपका नहीं होगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं और आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे। और एक चीज़ और है, देखिए अभ्यर्थी अगर किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय के शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण है, उस स्थिति में अभ्यर्थी अपनी इच्छा के अनुसार किसी एक विषय के लिए फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अगर CTET आपने होता है, कभी मैथ साइंस से भी दे देते हैं, कभी SST से भी दे देते हैं, तो आप फॉर्म फिल एक ही सब्जेक्ट से कर सकते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टोटल 12 पेजेस का ये है और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया है, शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के आलोक में अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकोगे आप, ठीक है। 3 अटेम्प्ट्स ओनली। अगर इसमें पास नहीं करते हैं तो फिर आपको चौथा अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, 3 ही बार आप पेपर दे सकते हैं यहाँ, ठीक है। लिखा हुआ भी है, क्योंकि मैंने ये पूरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, तो इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं। और आरक्षण के लिए इन्होंने साफ साफ लिखा है, जो भी आरक्षण आप पाते हैं आपके पास उनके सर्टिफिकेट होने चाहिए। जैसे अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भर रहे हैं तो आपके पास जाति और स्थायी निवास होना चाहिए। अगर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है तो आपके पास OBC क्रीमी लेयर वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, हाँ, जो मैरिड वुमन है ना उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, विवाहित महिलाएं जो हैं, चाहे आप जाति स्थायी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये सभी उनके पिता के नाम से होने चाहिए, ना कि पति के नाम से। ध्यान रखिएगा, फादर के नेम के अकॉर्डिंग और फादर की जगह का ही एड्रेस भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। बाकी सब आप लोगों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैसे अगर कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको और क्लियर कर दूंगी। यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी लिखी है, देखिए 10th का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, 12th का चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, ये सब चाहिए यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। आप जो भी दावा कर रहे हैं ना, आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे EWS अगर आप दावा कर रहे हैं तो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे ही अनुसूचित जाति जनजाति के लिए फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, आपका आधार कार्ड होना चाहिए और हाल ही में खींचा हुआ 2 फ़ोटो, ठीक है। पुराना फ़ोटो नहीं चलेगा, रिसेंट वाला फ़ोटो चलेगा। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि फ्रेंड्स आप 10 फोटोकॉपी अपनी बना के रखिए, क्योंकि 2 अभी आपकी लगेंगी और बची हुई आपकी DV के टाइम पर काम आएंगी। उस टाइम पर भी यही कहते हैं कि जो आपने फॉर्म फिल करते हुए लगाई थी वही फ़ोटो दीजिए, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए जो आप आवेदन करेंगे उसको भी ज़ेरॉक्स निकाल लीजिएगा, वो भी आपको लगाना है। और E-एडमिट कार्ड ये बाद में आएगा,
ये आपको बाद में डाउनलोड करना होगा, ठीक है। जब एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपको बता दूंगी। और यहाँ पर देख लीजिए शुल्क का दिया हुआ है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये है, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपये है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये यहाँ पर फीस है, ठीक है। इतना शुल्क आपको देना होगा फॉर्म फिल करते हुए। और यहाँ पर डेट दी हुई है, रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी स्टार्ट है 10 से लेकर 23 फरवरी तक, और विलंब शुल्क रजिस्ट्रेशन और भुगतान की तिथि 25 तक। चलिए 2 दिन इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 10 से लेकर 25 फरवरी तक आपका टाइम है। तब तक जनवरी सीटेट वालों का रिजल्ट भी आ जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 से लेकर के वही है 25 तक, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दी, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एस्टेट अपीयरिंग जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। अपीयरिंग कोई भी एलिजिबल नहीं है, चाहे बीएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे एस्टेट हो, कुछ भी हो। आपके पास सारा क्वालिफिकेशन रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। तो आई होप मैंने आपको सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसके बाद रिस्पॉन्स कर दूंगी। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।